जब एक कोर्ट किसी पार्टी को कहती है ना कि आप इस पार्टी को ऐड करें या डिलीट करें, तो जब ऐड हमने करना होता है ना किसी पार्टी को 110 के तहत, तो फिर क्या होता है, तो हम अमेंडेड प्लेंट कोर्ट में दायर करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने डिलीट करना होता है सिर्फ नाम, तो फिर उसको उसके लिए ना हमें अमेंडेड प्लेंट कोर्ट में दायर करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर सिर्फ अगर प्लेंटिफ होंगे तो प्लेंटिफ के सामने, अगर डिफेंडेंट है तो डिफेंडेंट के सामने, उसके सामने ना कोर्ट बाय हैंड लिख देती है कि ये वाला बंदा इसको डिलीट कर दिया गया। हमारा एक केस था, उसमें डिक्लेरेशन का केस था और भाई था, और उसके ऑपोजिट साइड पे ना बहन थी, माँ थी, और साथ नादरा वाले भी थे। ठीक है, तो इसमें बहन और माँ का ना हो वहां पे होना या ना होना एक बराबर था। तो कोर्ट ने क्या कहा कि इन ये दोनों आ भी नहीं रही थी, तो कोर्ट ने ना इन दोनों के नाम उसमें से निकलवा दिया, क्योंकि मेन मकसद उसका सिर्फ और सिर्फ नादरा वालों के साथ था। ठीक है, वो बस एक छोटा सा मामला था, उसके अंदर उन्होंने किया था। और उसमें फिर कोर्ट ने हमें डायरेक्ट इसलिए नहीं किया था कि आप जाके नई अमेंडेड प्लेंट लाएं, बल्कि उन्होंने उसी के अंदर प्लेंट के अंदर ही ना उसके आगे लिख दिया था कि डिफेंडेंट नंबर 2 एंड 3 हैज बीन, उनके नाम जो है ना वो खत्म कर दिए गए हैं उसमें से। और फिर उसका केस बाकी वो नादरा वाले वैसे ही चला रहे थे। ठीक है, अब हम लोग इसको रीडिंग कर लेते हैं, ऑर्डर 1 रूल 9 को, और उसके बाद हम लोग ऑर्डर 1 रूल 10 को, और फिर रूल 13 को, ताकि हमारा अगर कोई चीज इसमें है मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए वो मैं आपको बता दूं। अदरवाइज इसके जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट थे ना, वो यही 4 से 5 बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। अच्छा, मिस ज्वाइंडर का ये मतलब होता है कि अगर एक पार्टी थी, उसको प्लेंटिफ बनाना था तो डिफेंडेंट बना दिया, और डिफेंडेंट बनाना था तो प्लेंटिफ बना दिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर वो शख्स प्लेंटिफ है तो उसको डिफेंडेंट वाली लिस्ट में होना चाहिए था, तो उसका नाम दूसरी साइड पे भेज दिया जाता है। और अगर डिफेंडेंट है तो फिर हम लोग उसका नाम प्लेंटिफ वाली साइड पे भेज देते हैं। इसका इतना सा कॉन्सेप्ट है, और आप लोग जस्ट इसी को ही अपने दिमाग में रखिएगा, तो इससे ना आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। नॉन जेंडर का यह मतलब है कि कोई भी शख्स पार्टी बनानी थी, लेकिन कोर्ट में जब सूट आया तब या प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने उसको ऐड नहीं किया, तो ये है नॉन ज्वाइंडर। ठीक है, नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ द मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। यानी कि जो कोई भी सूट है ना, वो इस वजह से कभी भी खारिज नहीं होगा कि उसके अंदर हमने कोई मिस ज्वाइंडर नहीं की, मिस ज्वाइंडर की है या फिर नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज की है। अच्छा, यहाँ पे वर्ड है नॉन ज्वाइंडर या मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। इसको इसलिए वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं कि पार्टीज टू सूट हमारे पास क्या है, एक प्लेंटिफ है और एक डिफेंडेंट है। तो जब हम लोग प्लेंटिफ की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए डिफेंडेंट और बाकी के प्लेंटिफ्स जो हैं वो मानी रख रहे होते हैं, और जब हम डिफेंडेंट की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए बाकी के सारे डिफेंडेंट्स और सारे प्लेंटिफ्स ये मानी रख रहे होते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। The court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regards the rights and interest of the parties actually before it। और जो कोर्ट है, सिर्फ कोर्ट ने जितनी भी पार्टीज उसके सामने मौजूद हैं, कोर्ट ने उन सबके राइट्स और इंटरेस्ट्स को देखने, ना कि उन लोगों के जो कोर्ट के सामने मौजूद ही नहीं है। कहने का वो सिर्फ इतना मतलब है कि जितने भी बंदे कोर्ट के सामने बतौर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट मौजूद है, कोर्ट ने इन लोगों के राइट्स और इंटरेस्ट को देखना है। अगर कोई पार्टी जो है वो कोर्ट के सामने मौजूद नहीं है, तो कल को कहीं अपील या रिवीजन में जाके इनका जो दावा है ना वो खारिज इस बिना पे नहीं हो जाएगा कि ये जो प्लेंटिफ है या ये जो डिफेंडेंट है इसको ऐड नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम बाद में 110 की एप्लीकेशन दे के अमेंडमेंट करवा सकते हैं, अगर हम खुद से करना चाहें। लेकिन अगर हम दूसरी पार्टी हैं और हमें पता है कि इस बंदे को ऐड होना चाहिए था, तो हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्शन रेज कर लेते हैं ऑर्डर 1 रूल 13 के तहत। अब मैं ऑर्डर 1 रूल 13 पढ़ने लगी हूँ। ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर, यानी कि ऑब्जेक्शन रेज करना है या नॉन ज्वाइंडर यानी कि बंदे को ऐड ही नहीं किया गया, और मिस ज्वाइंडर के बंदे को गलत ऐड कर लिया गया। आ objection on the ground of non-joinder or misjoinder of parties shall be taken at the earliest possible opportunities। अब वो ये कह रहे हैं कि जो earliest possible opportunity है ना, तब सब लोगों ने क्या करना है, मतलब कि जो पार्टीज टू सूट हैं उन्होंने क्या करना है, अपना ऑब्जेक्शन लेना है। अगर यहाँ पे वो प्लेंटिफ है तो
उसने डिफेंडेंट के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन लेना है तो उसने भी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, और अगर डिफेंडेंट है तो उसने प्लेंटिफ के खिलाफ कोई लेना है ऑब्जेक्शन, तो उसके लिए भी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड इन ऑल केसेस वेयर द इश्यूज आर सेटल्ड, यानी कि जहां पे इश्यूज फ्रेम हो चुके हैं, एट और बिफोर सच सेटलमेंट, या तो उस दिन जिस दिन सेटलमेंट ऑफ इशू हुई है यानी कि फ्रेमिंग ऑफ इशू हुई है, और या फिर बिफोर सच सेटलमेंट, या फिर उससे पहले पहले। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास एक प्रोसीजर जो हम लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं कि प्लेंट आती है, फिर वो एडमिट होती है, फिर उसके बाद हमारे पास समन्स नोटिस जाते हैं, समन नोटिस जाने के बाद फिर हमारे पास जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में अपेयर होता है, फिर डिफेंडेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दायर करता है, रिटर्न स्टेटमेंट दायर करने के बाद कोर्ट इनको टाइम देती है कि क्या आप लोग एडीआर की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। अब ये सारे प्रोसीजर के तहत इस वक्त कभी भी कोर्ट में हम लोग 113 की एप्लीकेशन ला सकते हैं कि भाई मैं ऑब्जेक्शन रेज कर रहा हूँ, अगर रिटर्न स्टेटमेंट दायर करने के बाद ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। अगर पहले कर रहे हैं तो हम लोग अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ही इसका ऑब्जेक्शन ना रेज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है कि अच्छा, ये अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी और फ्रेमिंग ऑफ इशू से पहले पहले, अगर हम उसके बाद में जाएंगे तो फिर इसमें हमारी बोना फाइडे शो नहीं होगी, क्योंकि अगर हमें पार्टीज को पता है पहले ही कि ये बंदा है, इसको नहीं होना चाहिए था इस सूट का हिस्सा, या इस बंदे को लाजमी होना चाहिए था इस सूट का हिस्सा, तो हमारी ये प्रायोरिटी में होना चाहिए कि हम उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसमें ऐड या डिलीट करवा सकें, ताकि हमारा ट्रायल कल को इससे इफेक्ट ना हो। अदरवाइज ये कोर्ट को भी पता होता है कि कौन से डिलेइंग टैक्टिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं और कौन से नहीं। अच्छा, आगे, अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज सब्सिक्वेंटली रीजन, ये इसके अंदर एक एक्सेप्शन देगी है कि हो सकता है कि जब फ्रेमिंग ऑफ इशू हो चुके हो और एक आधी पार्टी की एविडेंस भी हो चुकी हो, मतलब प्लेंटिफ के किसी पार्टीज की, सॉरी किसी विटनेस की, जब एविडेंस वगैरह हो गया और तब कोई ऐसा ग्राउंड अराइज हुआ है कि जिसकी बेसिस पे अब एक शख्स को पार्टी टू सूट बनाना लाजमी है और ये मिस ज्वाइंडर है इसका। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हमारे पास 4 प्लेंटिफ्स हैं और उन 4 प्लेंटिफ्स में से ना एक बंदा जो है वो फोत हो गया है, अब उस एक बंदे के फोत होने की वजह से अब जितने भी उसके होंगे ना लीगल एड्स, उनको अगर इम्प्लीड करना है हम लोगों ने, तो क्या करना होगा, और दूसरी पार्टीज जो हैं वो उसके बारे में नहीं कोर्ट में बता रही, तो मतलब कि उसके जितने भी प्लेंटिफ्स हैं वो सब लोग नहीं कोर्ट में बता रहे कि भाई ये वाला बंदा फोत हो चुका है और इसके अब असल में जितने भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका कोर्ट में आना बनता है। तो फिर जो दूसरी पार्टी है यानी कि डिफेंडेंट, वो इस जगह पे नोटिस, कोर्ट के नोटिस में लाने के लिए 113 के तहत ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है कि जी ये बंदा जो है वो फोत हो चुका है और ये वाले सारे लोग हैं जो कि इस सूट में बतौर प्लेंटिफ के लीगल वारसान आने चाहिए और इनको इम्प्लीड किया जाना चाहिए इसमें, और अगर ये आज ना ऐड हुए इस स्टेज पे तो ये मिस ज्वाइंडर की बेसिस के ऊपर कल को ऐसा फैसला आ सकता है जो कि हमारे अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। हमें उनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो फिर क्या होगा, तो ये एक एक्सेप्शन है कि ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन क्योंकि सब्सिक्वेंटली अराइज हुआ है, तो हम अब इस स्टेज के ऊपर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद भी ये ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नोट्स और टेकन शैल बी डीम टू बी वेव्ड। अब ये कोर्ट ने, लेजिस्लेचर ने खुद ही हमारे लिए एक बार लगा दिया है कि अगर किसी शख्स ने फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से पहले पहले यानी कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से पहले पहले कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, तो फिर क्या होगा, तो फिर हम लोग ऐसे समझेंगे जैसे उस पार्टी ने वेव कर दिया अपना राइट। अब अगर वो कल को दोबारा लेके भी आएगा ना, चाहे 100 केसला अपने साथ ले आए इस तरीके का जो उसके फेवर में हो, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास ये वाली लाइन के ऊपर उस बंदे की प्रोपोजिशन आ रही है ना, तो फिर कोई भी चीज उस बंदे की ना हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले होता है लेजिस्लेशन और उसके बाद केस लॉज होते हैं, ठीक है। ये मैंने केस लॉ का हवाला इसलिए दिया क्योंकि कुछ चीजें हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी देखनी होती हैं, तो केस लॉज काफी ज्यादा इसमें हमारे पास ना इम्पोर्टेंट होते हैं और इसका हम हवाला दिए बगैर हमारी वकालत कभी भी कंप्लीट नहीं होती।
तो इस वजह से मैंने यहाँ पे यही क्लैरिफाई कर दिया कि कभी भी आपको वेवर के लिए केस लॉ भी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑर्डर 1 रूल 13 में ये बात वाजिया है कि अगर शेल बी डीम, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, तो आप अगर अपने बेयर एक्ट्स में इन 2 वर्ड्स को हाईलाइट कर लें तो ये ठीक रहेगा। एक वेवर को और दूसरा ये शेल को और तीसरा ये अनलेस, यानी कि ये एक्सेप्शन वाली लाइन को, ठीक है। इस चीज को अगर आप लोगों ने हाईलाइट करना कर ले। यहाँ तक बताइएगा, आप लोग को कोई सवाल है? मैम अगर हम इस शेल बी पे ही हम बैठे रहे तो फिर आर्टिकल 189 और आर्टिकल 201 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे जाएगा? क्योंकि बेसिक लॉ को इंटरप्रेट किया जाता है ना, तो वो हमारी फेवर में क्यों नहीं जाएंगे केस लॉस, इन वो तो केस सुप्रीम अगर हमें कोर्ट देना में पड़ जाने जाता की है? बात है ना। अब आप अगर वहां तक जाएंगी तो जाहिर बात है वो इंटरप्रिटेशन करेंगी, लेकिन वहां पे सारे बेसिक जो हमारे राइट्स हैं उनको देखेगी पहले कोर्ट, और फिर साथ सारे प्रोसीजर्स देखेगी कोर्ट। कभी भी इंटरप्रिटेशन ऐसी नहीं करती कि जो लेजिस्लेचर ने लिख दिया उसके मुखालिफ में जाके आपको इंटरप्रिटेशन के वजह से कोई भी आपको बेनिफिट दे दे। आप देख लें जितने भी केसेस हैं, इवन के हमारे पास पुराने जमाने में एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी आई थी मार्शल लॉ को वैलिडेट करने के लिए, वो जब खत्म हो चुके हैं तो उसके अलावा और आपको कौन सी एग्जाम्पल की जरूरत है। मतलब कहने का ये है कि इंटरप्रिटेशन वहां पे होती है जहां पे कोई एम्बिग्विटी हो, जहां पे एम्बिग्विटी नहीं होगी वहां पे इंटरप्रिटेशन भी कोर्ट नहीं कर सकती। हाँ, एक तरीका है फिर अमेंडमेंट इन द सॉरी लॉ किया जाए और फिर उस चीज को उड़ा दिया जाए वहां से, फिर हो सकता है। इंटरप्रिटेशन के असूल ना आप पढ़िएगा, वहां पे 3 बेसिक हैं, तो आप अगर उन तीनों को ही पढ़ लेंगी ना और उसके साथ ये जो आपने 2 आर्टिकल्स अभी मेंशन किए हैं उनको पढ़िएगा, फिर आप दोबारा इसके ऊपर आइएगा। जी क्लियर मैम, फिर मैं आपसे ग्रुप में अलग से पूछ लूंगी। हाँ जी, जरूर। ओके मैम। ठीक है, और किसी का कोई सवाल जी है? मैम, थैंक यू। मैडम मैं मैडम अफीफा के ही सवाल को आंसर करना चाहती हूँ कि इसमें कंप्लीट बात बता दी गई है। एक आप इश्यूज रेज सॉरी इशू सेटल होने से पहले आप आ सकते हैं और उसके बाद भी आप आ सकते हैं। अब जब एक दावा है वो डिग्री हो जाता है, उस एग्जीक्यूशन भी हो जाती है उसकी, और फिर आप मुंह उठा के अदालत के पास दोबारा एप्लीकेशन दें जी उसको बहाल करें, उसमें ये पॉइंट रह गया था, ये पार्टी रह गई थी, तो इसको भी ऐड किया जाना चाहिए था। तो मैडम ये तो फिर बात गलत हो गई ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता है ऐसे, वो हमारी इक्विटी लॉ ऑफ इक्विटी भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। ये एक चीज है, जब आपके पास 2 3 4 5 साल के लिए टाइम है, जब वो दावा चल रहा है, अब तब आके नहीं अदालत को कह रहे, तो फिर आपके पास क्या राइट है कि जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है, डिग्री एग्जीक्यूट हो जाती है, वो फैसला एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर अदालत के पास आते हैं जो मुझे मुझे याद आ गया, मुझे भी पार्टी बना लें। तो फिर इसमें तो इंटरप्रिटेशन की जरूरत भी नहीं होती मेरे ख्याल से। जी, मैं वही कंफर्म उनको कर रही हूँ कि आप रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़िएगा और फिर आप ये आर्टिकल्स पढ़िएगा, और इवन आप सारे केस लॉज देख लें जितने भी आज तक मौजूद हैं, जहाँ पे क्लियरली कोर्ट लेजिस्लेचर ने कह दिया है ना कि ये काम ऐसा होगा, कोई भी कोर्ट उसके मुखालिफ नहीं जाती अनटिल और अनलेस उसकी हम लोग अमेंडमेंट इन जो रेलिवेंट लॉ है उसमें ना कर दें। अच्छा, अब हमारे पास है रूल 10, ऑर्डर 1 का रूल 10। इस ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप समझना चाहें तो ये पहले नंबर पे आप इसको रख लें। तो इसके अंदर ये है कि एक पार्टी है, अगर आपने उसको ऐड करवाना है तो भी 110 की एप्लीकेशन, अगर उसको स्ट्राइक आउट करवाना है तो भी 110 की एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन के बाद होता इसमें प्रोसीजर क्या है, वैसे तो मैंने थोड़ा सा आपको पहले बता दिया है लेकिन फिर भी अभी रिपीट कर देती हूँ कि एक पार्टी है उसको प्लेंटिफ बनना था तो वो नहीं बनी, या डिफेंडेंट बनना था तो नहीं बनी, तो ये 110 की एप्लीकेशन देते हैं कि जी मुझे पार्टी बनाया जाए, या प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो भी आपका हो स्टांस। फिर कोर्ट आपके उस पूरी की पूरी एप्लीकेशन को देखेगा कि आप किस ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे पार्टी बनना चाह रही हैं, और अगर आप कोर्ट को ये लगता है कि हाँ जी इसको जरूर इसमें ऐड करना चाहिए एज अ पार्टी ईदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, आपको ऑर्डर करेगी कि ठीक है आप अमेंडेड प्लेंट ले आए और आपको पार्टी बनाया गया अब इसमें। अच्छा, इसमें फर्क ये होता है कि जो अमेंडेड प्लेंट बनाने का ऑर्डर है ना वो प्लेंटिफ को ही दिया जाता है अगर वो प्लेंटिफ की तरफ से आ रहा है। ये एक चीज थी। दूसरी ये बात है कि इसमें जो लिमिटेशन पीरियड है वो कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर एक शख्स 2 साल बाद पार्टी बन गया है और उसका कोई राइट इनफ्रिंज हो रहा है जिसके अंदर हमें क्या नाम लेते हैं
प्लेंटिफ बनाने की जरूरत थी या डिफेंडेंट बनाने की जरूरत तो थी, लेकिन अब उसका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, तो अब क्या किया जाएगा? इसमें यह है कि उसका लिमिटेशन उस पॉइंट से शुरू होगा जब वो बंदा उस सूट में पार्टी बने, चाहे वो प्लेंटिफ बनाए या डिफेंडेंट बनाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर एक केस की 3 साल लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन अब वो 2 साल बाद उसमें बन रहा है पार्टी, तो फिर वो अगले 5 टोटल, यानी कि दूसरे साल जब वो बना तो उसका पहला साल होगा, तीसरा साल, फिर चौथा साल और फिर 5वां साल। तो ये इस तरीके से इसकी लिमिटेशन जो है ना वो काउंट की जाएगी। जी लाइबा, आप क्या कह रही हैं? माइक। मैम वो तब किसी का माइक ऑन था ना, तो हम कह रहे थे कि माइक म्यूट कर दें प्लीज। अच्छा अच्छा, हाँ जी मिस अफीफा, आप प्राइवेट विंडो में डिस्कशन कर लीजिएगा केस लॉस के ऊपर, लेकिन आप लोग ना अपने छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि कब आपको इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है, जहां पे आपकी जो है ना बेरक में एम्बिगुअस बात लिख दी है। अगर उन्होंने हमें एम्बिगुअस बात नहीं ना मतलब कही, यानी कि वहां पे डायरेक्ट एक चीज लिख दी हुई है, तो वहां पे इंटरप्रिटेशन नहीं। अच्छा, suit in the name of wrong plaintiff, where a suit has been instituted in the name of wrong person as the plaintiff, or where it should be doubtful whether it has been instituted in the name of right plaintiff, the court may at any stage of suit, if satisfied that the suit has been instituted through a bona fide mistake and that it is necessary for determination of real matter in dispute, so that to do order any other person to be substituted or added as plaintiff upon such terms as the court thinks fit। इसके अंदर उसने सिंपली ये बात कह दी है कि जब एक शख्स है उसने कोई सूट दायर किया है, उसमें किसी भी पर्सन का नाम ना गलत बतौर प्लेंटिफ ऐड कर दिया है, तो या फिर उसके अलावा ये डाउटफुल है कि ये जो सूट है ना वो असल में इस प्लेंटिफ के नहीं किसी दूसरे प्लेंटिफ के खिलाफ आना के नाम के ऊपर आना चाहिए था, तो कोर्ट फिर किसी स्टेज पे भी अगर वो कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई है कि ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी की बोना फाइडे मिस्टेक थी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी सर। अच्छा, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं। जी जी सर। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन एक्चुअली ना हमारे पास जो है वो 3 इसके रूल हैं जो अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपके में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, और कल को जब आप अगर जज बनेंगे तो ये आपको इस पे बहुत ज्यादा कमांड गेन करनी है इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन पे। कि आप जब एक जज के तौर से डिसीजन कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो लिटरल रूल आता है, जो आप एक्सप्लेन कर रही थी ना, कि लिटरल रूल में ये होता है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग बॉडी होती है ना, जो पार्लियामेंट होती है, उसने जो वर्डिंग यूज की होती है ना, जो लफ्ज उसने लिखे होते हैं, अगर तो हमारे पास कोई सिनेरियो, कोई सिचुएशन, कोई इस तरह के सर्कमस्टेंसेस आ गए कि वो वर्ड टू वर्ड उस चीज को जस्टिफाई किया जा रहा था, उसके जो लिटरल मीनिंग थे वो उसको एक्सप्लेन कर रहे थे उस स्टैट्यूट के। देखिए, स्टैट्यूट कहते हैं बेसिकली एक लॉ को, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर कहता हूं कि इट इज अ क्राइम टू ड्राइव कार, क्या ये स्टैट्यूट है? इट इज अ क्राइम टू ड्राइव कार, क्या ये स्टैट्यूट है? इसको हम लॉ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और अगर मैं साथ में ऐसे लगा दूं कि इट इज क्राइम टू ड्राइव अ कार ऑन नेशनल हाईवे, फिर क्या ये स्टैट्यूट बन सकता है? या इट इज अ क्राइम टू ड्राइव कार ऑन नेशनल हाईवे, क्या ये स्टैट्यूट बनेगा? नो सर, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि आप एक जो कार ड्राइव कर सकते हैं नेशनल हाईवे पे, आपको अलाउ है। अच्छा, अब जरा फिर सुनिए, अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। इट इज अ क्राइम टू ड्राइव कार आफ्टर और नेशनल हाईवे आफ्टर डार्क, अब क्या ये एक स्टैट्यूट बन सकता है? जी अब बन सकता है। अब एक स्टैट्यूट बन गया, अब ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए, इट इज ए क्राइम टू ड्राइव कार
और नेशनल हाईवे आफ्टर डार्क, मैंने ये लिख दिया और इसको पार्लियामेंट ने अप्रूव भी कर दिया। पार्लियामेंट ने जनाब इसको लॉ बना दिया और एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के अंदर इसको एक नंबर दे दिया, एक आर्टिकल बना दिया, इसे एक ऑर्डिनेंस बना दिया, इसको एक सेक्शन बना दिया और ये स्टैट्यूटरी लॉ बन गया। अच्छा, अभी जब स्टैट्यूटरी लॉ बन गया, अब देखिए इसकी वर्डिंग को जरा देखिए। हमारे पास था कि इट इज ए क्राइम टू ड्राइव कार ऑन नेशनल हाईवे आफ्टर डार्क। अच्छा, अब क्या होगा? अब हमारा सारा फोकस जो है इसको इंटरप्रेट करने में डार्क के वर्ड पे चला जाएगा कि डार्क को हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। क्या डार्क का मतलब है सूरज के गुरूब होने के बाद, या अभी सूरज नहीं निकला है उस वक्त भी अंधेरा होता है, या फिर सम टाइम डे टाइम में बादल हो जाते हैं, सोलर इक्लिप्स हो जाता है, फिर भी तो अंधेरा हो जाता है। अब हमने इसको इंटरप्रेट करना है। एज अ जज आपने इस वर्ड को इंटरप्रेट करना है। देखिए डार्क एक वास्ट वर्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे मैंने कहा ना कि डार्क जो है वो सुबह के टाइम भी तो अंधेरा होता है ना, अभी सूरज नहीं निकला, और रात को सूरज अभी गरूब नहीं हुआ फिर भी डार्क हो सकता है। तो हमने इसको इंटरप्रेट करना होता है। पार्लियामेंट ये कहता है कि जो वर्ड हमने लिख दिए हैं, याद रखिएगा, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो वर्डिंग होती है ना स्टैट्यूट की, इट इज लाइक अ बीकन, एक टावर की तरह होती है, और एक जज का काम होता है कि उस टावर से हेल्प लेता है। ठीक है, उस टावर से हेल्प लेके वो उस चीज को जो है वो उसका आउटकम निकालेगा, उसकी जजमेंट निकालेगा। तो लिटरल रूल ये कहता है कि जज इधर उधर की बात नहीं करेगा, सिंपली जो वर्डिंग यूज की है स्टैट्यूट ने उसको अप्लाई कर दे और अपनी जजमेंट बना दे। कोई जरूरत नहीं है कोर्ट को अपने से कोई सिंपैथी शो करने की, चाहे डिसीजन जो है वो अब्सर्डिटी क्यों ना हो, चाहे डिसीजन गलत ही क्यों ना हो। अगर पार्लियामेंट ने उसको मेंशन कर दिया है तो जज जो है वो बाउंड है कि वो लिटरल रूल अप्लाई करके डिसीजन करेगा। इसको लिटरल रूल कहा जाता है। बहुत सारे इसके केसेस हैं, यहाँ पे भी मैं नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि हमारी क्लास सीपीसी की जा रही है। फिर दूसरा हमारे पास आ जाता है गोल्डन रूल। अच्छा, गोल्डन रूल में ये हो जाता है कि हमारे पास कोई रिटर्न वर्ड बिल्कुल एज इट इज नहीं होता जो स्टैट्यूट के अंदर लिखा हो, बट हमारे पास उससे मिलते जुलते वर्ड होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, करीब तरीन अल्फाज होते हैं। एक जज साहब उनको यूज करते हैं और गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं। अगर मैं कहूँ ना कि गोल्डन रूल में जज साहब के पास कुछ थोड़ा सा स्पेस आ जाती है। जज साहब जब डिसीजन करेंगे वो कुछ अपना माइंड जो है जुडिशियल माइंड यूज करके उस डिस्प्यूट को, उस सिचुएशन को वो हैंडल करेंगे और उसकी एक जजमेंट जो है वो बनाएंगे। यानी ये कह लीजिए कि गोल्डन रूल के अंदर जरूरी नहीं है कि जज साहब वो वर्ड यूज करें जो पार्लियामेंट ने लिखे हैं। अच्छा, इसमें सम टाइम ना गोल्डन रूल एक जज साहब को थोड़ी सी एक रिलीफ दे देता है डिसीजन करते हुए। जैसे केस है, मैं उसको थोड़े से फैक्ट्स बता देता हूँ कि एक लड़का है, उसने अपनी मदर का मर्डर कर दिया है सिर्फ इसलिए कि वो उसकी प्रॉपर्टी ले ले। ठीक है जी, यानी वो उसकी प्रॉपर्टी को गेन करने के लिए अपनी मदर का मर्डर कर रहा है। अब उसका फादर भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कोई और भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो लड़का है। और उसने मर्डर भी इसलिए किया है कि क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो है वो बच्चों को मिलनी है। अब ये डिस्प्यूट जज साहब के पास जाता है। अब अगर जज साहब यहाँ पे लिटरल मीनिंग लगाते हैं ना, अगर लिटरल रूल अप्लाई करते हैं, तो ये अगर देखा जाए तो जो जस्टिस होना था, जो लॉ की एसेंट थी जिसके लिए वो लॉ बना था, उसके अगेंस्ट है। अब यहाँ पे जज साहब लिटरल रूल अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे। समझ गए बात? क्लियर? सो हमारे पास लिटरल रूल एक ऐसा रूल है कि जो एक जज साहब फॉलो करते हैं, जिसमें वो क्या करेंगे, असल में ये दो चीजें होती हैं, एक होता है टूल और एक होता है रूल। ठीक है, रूल्स एंड टूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, ये तीन रूल है, इसके अलावा और बहुत सारे टूल है। अब तीसरा रूल जो है वो मिसचीफ रूल होता है। मिसचीफ का मतलब होता है एक चीज के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग करना, यानी आप ये समझते हैं कि बात ऐसे है लेकिन वो बात उस तरह से नहीं होती है। यानी मिसचीफ रूल के अंदर अगर ये मैं कहूं कि इंटायरली उस चीज को इंटरप्रेट करना जज की डिस्क्रिप्शन पे आ जाता है। यानी पहले में जज साहब के पास कोई स्पेस नहीं है, बाउंड है वर्ड टू वर्ड जो लिखा है। दूसरे में जज साहब को थोड़ी सी स्पेस मिल रही है, ठीक है, और वो सिनोनिम्स को, मिलते जुलते अल्फाज को यूज करके अपना डिसीजन करता है।
और तीसरे में हम ये कहते हैं जो कि हमारा मिसचिफ रूल है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ होती है, ठीक है ना, उसको हम ओ तरह से समझ रहे होते हैं। फिर ये कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि उसको उसके सही जो एक कह लीजिए कि अकॉर्डिंग टू द लॉ जो होना चाहिए उसको इंटरप्रेट किया जाए। अगर ये मैं कहूँ कि मिसचीफ रूल के अंदर जज साहब जो है वो 100% अपना जुडिशियल माइंड करके यूज करके एक नया बाकायदा जो है वो आप कह लीजिए कि एक नई प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं, एक नया जिसे कह लीजिए कि एक नया केस लॉ सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 3 रूल्स हैं जो अप्लाई किए जाते हैं स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के लिए। 3 इसके रूल हैं, 2 इसकी अप्रोचेस हैं, एक पर्पसिव अप्रोच होती है और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। फिर इसके टूल्स हैं बहुत सारे, टूल्स में इसकी आ जाती है प्रिजम्पशंस, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कोर्ट प्रिज्यूम करती है, हर हाल में कोर्ट को वो प्रिज्यूम करना ही करना होता है कि वो ऐसे है, वो प्रिजम्पशंस होती हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास होती है एक्सटेंसिंग एड्स और इंट्रेंसिंग एड्स, कुछ हेल्प हम आउटसाइड दी स्टैट्यूट लेते हैं और कुछ चीजें हमें स्टैट्यूट्स के अंदर से मिल जाती हैं, वो प्रिजम्पशंस होती हैं। फिर इसमें रूल्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, जो लैटिन कुछ मैगजीन है उन रूल्स को भी जज साहब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको इसे पढ़ना चाहिए। ये मीटिंग मेरे ख्याल से खत्म हो रही है, तो ये मिस दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। सॉरी मैंने इंटरप्ट किया आपको, थैंक यू। नहीं सर, कोई बात नहीं, आपके बड़े गोल्डन वर्ड हैं हम सबके लिए। मीटिंग रीस्टार्ट कर लीजिए प्लीज। जी सर।